रहे हैं फॉर्मूला टैब की। इस वीडियो में हम सिर्फ टैब की जानकारी लेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इन सब ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। फॉर्मूला टैब में जो पहला आप देख रहे हैं इंसर्ट फंक्शन, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3 आप प्रेस करते हैं। ये फंक्शन लाइब्रेरी का ही एक पार्ट है। इंसर्ट फंक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको नजर आ जाते हैं। एक्सेल में टोटल 475 फॉर्मूलाज हैं, 475 फॉर्मूलाज। कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकता है। तो इंसर्ट फंक्शन में आपको सभी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अब आपके पास ये कुछ डाटा अवेलेबल है जिसमें डेट वाइज सेल्स दी गई हैं और कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस दिया हुआ है। ये वही डाटा है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में यूज किया है, लेकिन यहाँ पर ये टेबल्ड फॉर्मेट में नहीं है। मैंने इसको सिंपली कॉपी पेस्ट किया है और अब मान लीजिए आप एवरेज सेल निकालना चाहते हैं। ये सेल्स प्राइस है और इसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इंसर्ट फंक्शन आप करेंगे, यहां से आप एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप रेंज या सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मुझे इस पर्टिकुलर रेंज पे अप्लाई करना है, मैं ये रेंज ले लेता हूं। रेंज को मैन्युअली भी आप टाइप कर सकते हैं। रेंज टाइप करने के लिए आपको स्टार्टिंग सेल का एड्रेस कॉलन एंडिंग सेल का एड्रेस यानी F2 से लेकर F55 तक का आपको एवरेज लेना है। इसके अलावा भी अगर कोई रेंज आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप इस सेकंड फील्ड में ऐड कर देंगे और ओके मैं करता हूं तो आप देखिए ये एवरेज आ गई है 13,774। इस डाटा में से ये एवरेज निकली है। वैसे तो एवरेज के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है या कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे स्टेटस बार में भी एवरेज आ जाती है। लेकिन फंक्शन लगाने से हमें एक फायदा है कि पर्टिकुलर किसी सेल में हमें वो डाटा मिल जाएगा जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे ये एवरेज मैं इस पर्टिकुलर सेल में लेना चाहता हूं तो यहां पर मुझे ये एवरेज मिल जाएगी। एक चीज और ध्यान देने वाली है, जरूरी नहीं है कि लास्ट सेल में ही आपको डाटा लेना है। आप डाटा पूरे एक्सेल शीट में किसी भी सेल में ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर वो एवरेज वाला डाटा लेना चाहता हूं तो मैं यहां पर इंसर्ट फंक्शन करूंगा और एवरेज को सिलेक्ट कर लूंगा, और तो मैं यहां पर इंसर्ट फंक्शन करूंगा और एवरेज को सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो वही डाटा मुझे इस पर्टिकुलर जगह भी मिल गया है। आप सेल पर क्लिक करके देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा फॉर्मूला बार में। आप ये काम मैन्युअली टाइप करके भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाने के लिए आपको इज इक्वल टू लगाना है और उस फंक्शन की स्पेलिंग लिखनी है। आप 2-3 कैरेक्टर लिखेंगे तो आपको वो फंक्शन दिख जाएगा। आप मैच कर सकते हैं सही स्पेलिंग, आप उस पर डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरी स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से वो रेंज या वो नंबर्स जो भी आप लेना चाहते हैं उनको आप लेंगे और एंटर कर देंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप रेंज नहीं लेना चाहते, कोई 2-3 नंबर्स का ही एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली रेंज लेने की बजाय आप ये देखें ऊपर फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मान लीजिए मैं यहां से 3 या 4 किसी भी सेल का एवरेज लेना चाहता हूं। मान लीजिए मैं इसका लेना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कोमा मैं नेक्स्ट जिस भी सेल का लेना चाहता हूं उस पे क्लिक करूंगा, कोमा नेक्स्ट जिस भी सेल का लेना चाहता हूं उस पे क्लिक करूंगा। इस तरह से क्लिक करके भी मैं एवरेज निकाल सकता हूं। लेकिन अब ये बात होगी एवरेज की, अगर फॉर्मूला कुछ और हो जाए तो भी क्या आपको कोमा लगाना है? तब आपको पैरामीटर किस तरह से डालने हैं तो वो सब चीजें हम फंक्शन के ऊपर अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा तो वो सब हम जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ये सारे ऑप्शन समझने के बाद उस फंक्शन वाले वीडियो में हम डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये कोमास से हम सेपरेट करके क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे
इसी एवरेज फंक्शन में ही हम जाते हैं। तो एक्सेल वैसे तो आपको हिंट्स देता है, जैसे कि यहां पर नीचे आप देखें पहले लिखा है नंबर 1, यानी हमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है या हमें रेंज सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर 2 दिया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट में देने का मतलब होता है नॉन मैंडेटरी, यानी कंपलसरी नहीं है। मैं यहां पर कोई एक नंबर सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद ये नंबर 1 आपका थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, बिकॉज मैंने इसको फिल कर दिया है नंबर 1 को। उसके बाद कोमा लिखा हुआ है इन्होंने, ये हिंट है एक्चुअली, तो हमें जस्ट इसको फॉलो करना है। जैसा जैसा यहां लिखा है हमें वैसा वैसा ही करना है। तो यहां पर ये देखिए नीचे लिखा है नंबर 1, यानी यहां पर हमें एक कोई भी नंबर फिल करना है। मैं यहां पर रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूं, या कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैनुअली कोई नंबर डाल सकता हूं। मान लीजिए मुझे 23 लेना है। उसके बाद यहां पर अगली हिंट है कि ये लेने के बाद आपको कोमा लगाना है, तो कोमा लगा देंगे। कोमा के बाद आपका अगला जो हिंट है वो हाईलाइट हो गया है। यहां लिखा है नंबर 2, यानी हमें एक नंबर और कोई ले लेना है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, या अगेन कोई और नंबर टाइप कर देता हूं, या कोई रेंज ले लेता हूं। मैं कैसे भी चल सकता हूं, मेरे पास तीनों चॉइस हैं। फिर मैं कोमा लगाऊंगा, क्योंकि इसके बाद फिर से लिखा है कि कोमा लगाना है। तो मैं जितनी मर्जी वैल्यूज ले सकता हूं इसमें। अब मान लीजिए मैं ये रेंज ले लेता हूं। रेंज का मतलब होता है एक से ज्यादा सेल जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, इसके बाद मैं मान लीजिए ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब हमारे सामने एवरेज आने वाली है किस किस चीज की, 23 3276, क्योंकि F2 3276 है, और F4 से लेकर F7 यानी 27891 990 3094 एंड 6561। 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 नंबर्स की एवरेज आने वाली है। तो ये है इन 6 नंबर्स की एवरेज। लेकिन अलग अलग फॉर्मूलाज में अलग अलग पैरामीटर्स हम पास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेल के आप लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट देखना चाहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला है RIGHT राइट ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर देखिए नीचे हिंट दिया है टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोमा, हिंट दिया है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी अब हमें ये डालना है कि हम कितने देखना चाहते हैं, हम 2 देखना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डाल देंगे। अब देखिए इसके लास्ट के 2 ही डिजिट्स हमें दिख रहे हैं। इस तरह के फॉर्मूलाज की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे किसी के आधार का डाटा आपके पास है और आप चाहते हैं कि आधार के सिर्फ लास्ट के ही 4 डिजिट आपको नजर आए, बाकी सब ट्रंकेट हो जाएं, तो बहुत जगह हमें जरूरत पड़ती है इस तरह के फॉर्मूलाज को लगाने की। तो आइए आगे के इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। ये सब ऑप्शंस हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं और इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है रिसेंटली यूज्ड। यहां पे वो फॉर्मूलाज आपके नजर आएंगे जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल में आपको सिर्फ वो फॉर्मूलाज नजर आएंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो सब आपको यहां पर नजर आएंगे। लॉजिकल, किसी भी तरह के लॉजिक, इफ, एल्स, एंड, और, स्विच, इस तरह के फॉर्मूलाज यहां पर नजर आएंगे। टेक्स्ट वाले जैसा भी मैंने बात की थी, लेफ्ट, राइट, मिड, ये सब आपको यहां पर नजर आएंगे। डेट एंड टाइम से रिलेटेड यहां पर नजर आएंगे। लुकअप से रिलेटेड जैसे H लुकअप, V लुकअप, जो कि बहुत ही मेन फॉर्मूलाज हैं, वो यहां पर आएंगे। मैथ्स वाले यहां पर आएंगे, और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी एंड वेब से रिलेटेड फॉर्मूलाज यहां पर नजर आएंगे। ये वही कैटेगरीज हैं जो इंसर्ट फंक्शन में आप यहां पर देख रहे थे, वो सब कैटेगरीज यहां पर ऊपर हाईलाइट हो रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेम मैनेजर की। नेम मैनेजर यानी किसी कॉलम को या किसी रो को कोई नाम दे देना। नेम मैनेजर पर जब आप क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट की है Ctrl F3, तो ये विंडो आपके सामने आती है। यहां पर ऑप्शन है न्यू, यानी एक नया नाम बनाने के लिए आपके पास चॉइस है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने किसी भी कॉलम को या रो को एक नाम देंगे। जैसे मैं देता हूं डेट ऑफ परचेज। इसका स्कोप मैं डिफाइन करूंगा। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो नाम है ये कहां कहां पर यूज हो।
यानी कितने बड़े एरिया में इस नाम को आप फॉर्मूलाज में डाल सकें। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। स्कोप में वर्कबुक, यानी अगर इस पर्टिकुलर वर्कबुक में 10-12 शीट्स हैं तो वो सभी शीट्स पे वो नेम हम यूज कर सकें, तब हम वर्कबुक लेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर शीट पर ही आप उसको यूज करना चाहते हैं तो वो शीट आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहां पर सिर्फ एक ही शीट है तो मुझे ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। तो स्कोप के बाद आपको रेफर टू वाले फील्ड में डाटा डालना है। रेफर टू में आपको ये सिलेक्ट करना है कि ये नाम आप किन सेल्स को दे रहे हैं। अब जैसे मेरे केस में मैंने इन पर्टिकुलर सेल्स को दिया है, या मैं पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इस टाइप से पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं सेल्स को सिलेक्ट इंडिविजुअली भी कर सकता हूं। डाटा बहुत बड़ा है तो प्रैक्टिकल यही है कि आप पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, उससे आपका टाइम बचता है, मेहनत बचती है। ऐसा करके मैं ओके करूंगा तो यहां पर मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ रूल्स सामने आए हैं कि नाम कैसा होना चाहिए। ये 3 रूल्स हैं। किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और पहले से बने किसी नाम से कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए। तो अब यहां पर जो मुझे समस्या नजर आ रही है वो स्पेस की आ रही है। मैंने ओके किया तो यहां पर डेट ऑफ परचेज के नाम से एक नेम क्रिएट हो गया, यानी इस पर्टिकुलर रो का नाम हमने डेट ऑफ परचेज दे दिया है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम का नेम दे सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने तरीका बताया ये थोड़ा लंबा है, मेरे पास इससे भी ज्यादा एक शॉर्टकट तरीका है। जानना चाहते हैं तो सुने आगे। नेम मैनेजर के बाद यहां पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये वही है डिफाइन नेम। आप इंडिविजुअली कोई नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो या तो यहां जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे, या यहां पर डिफाइन नेम पर जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फेवरेट शॉर्टकट तरीका है वो है कि मैं उस पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट करने में बिलीव करता हूं पहले, और उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F3, उस पर मैं क्लिक करूंगा। यहां पर मेरे सामने कुछ चॉइसेस हैं कि नाम मुझे कहां से बनाने हैं। अगर मेरे डाटा में लेफ्ट साइड में भी हेडिंग्स हैं तो मैं लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, अगर टॉप में हेडिंग है तो मैं सिर्फ टॉप पे क्लिक करूंगा, और सिर्फ लेफ्ट है तो सिर्फ लेफ्ट पे क्लिक करूंगा। तो अब यहां पर टॉप में ही हेडिंग है। हेडिंग्स क्या है? डेट ऑफ परचेज, सेल बाय, कॉस्ट प्राइस, MRP, डिस्काउंट, सेल प्राइस एंड प्रॉफिट अमाउंट, ये सब हेडिंग्स हैं। मैं ओके करूंगा तो ये सब नेम्स क्रिएट हो गए हैं। आप नेम मैनेजर में जाके चेक करें तो ये सब नेम्स क्रिएट हो गए हैं। अब देखिए एक्सेल ने ऑटोमेटिकली स्पेसिस को अंडरस्कोर से रिप्लेस किया है, और ये वो नेम है जो मैंने बनाया था, डेट ऑफ परचेज, और ये वो है जो एक्सेल ने खुद से बनाया है जब मैंने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से नेम्स बनाए तब बना है ये। अभी के लिए मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूं और अब आपको फायदा समझाता हूं नेम्स बनाने का फायदा क्या है। यहाँ पे हम शीट एक और भी ले लेते हैं क्योंकि हमने अपने नेम्स को ऑल ओवर द वर्कशीट वैलिड रखा है, तो हम इस पर्टिकुलर शीट पे भी इन नेम्स को फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। यूज इन फॉर्मूला में आप जाएंगे तो वो सभी नेम्स आपको मिलेंगे जो आपने क्रिएट किए हैं। अभी फिलहाल मेरे पास एक टास्क है कि मुझे ये प्रॉफिट अमाउंट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितनी मेरी लागत है उसको माइनस करेंगे जितने की मेरी सेल है उसमें से। तो फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है? मैं इज इक्वल टू लूंगा, उसके बाद यूज इन फॉर्मूला में से मैं सेल्स प्राइस को लूंगा। सेल्स प्राइस, इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मुझे माइनस करना है। अब मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, मैंने सिर्फ नामों को सिलेक्ट किया है, कोई सेल का एड्रेस नहीं दिया, F3, A3, B3, नथिंग। मैंने सिंपली नामों को सिलेक्ट किया है कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है। आप देखें ये पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं और यहां पर ये फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया है। मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई है। यहां से डबल क्लिक करूंगा तो लास्ट तक ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से मैं यूज इन फॉर्मूला का यूज करता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझे यूज इन फॉर्मूला पे ही जाना है। मैं सिंपली टाइप भी कर सकता हूं इज इक्वल टू
सेल प्राइस, जैसे ही आप सेल लिखेंगे तो सेल प्राइस हाईलाइट हो जाएगा, माइनस कॉस्ट मुझे लेनी है, कॉस्ट प्राइस, डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। उस तरह से भी ये काम करेगा। अब बात करते हैं कि पूरी वर्कबुक में इस फॉर्मूला का स्कोप बनाने का क्या मतलब है। अभी मैं आपको एग्जांपल से नहीं समझा रहा हूं, सिंपली दिखा रहा हूं कि क्या मतलब है उसका। जैसे शीट 2 पे हम गए और इज इक्वल टू लेते हैं और उसके बाद मान लीजिए मैं सेल प्राइस टाइप करता हूं तो ये सेल प्राइस फील्ड यहां पे भी जनरेट हो रही है। और अगर सेल प्राइस का एक और नेम बना लेता हूं मैं, और जिसको मैं सिर्फ शीट 1 में वैलिड रखता हूं, तो आप देखिए ये वाला जो नेम है ये यहां पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब जो मैंने बनाया उसमें स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर भी नहीं है। तो यानी अगर आप किसी भी नेम की यूटिलिटी पूरी की पूरी वर्कबुक में रखना चाहते हैं तो आपको उसका स्कोप वर्कबुक सेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डिफाइंड नेम्स। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।